चलो बच्चों, कल की बातें मैं थोड़ी सी रिवाइज करा देता हूँ। हम चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सेंटर ऑफ मास। कहा गया था भाई, मैंने आपको बताया था बेटा, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी की लोकेशन को बताता है, उस पॉइंट को बताता है जहाँ पर उस बॉडी का पूरा मास फोकस्ड है, या फिर ऐसा कहिए उस पूरी बॉडी को हटा दूँ और एक पॉइंट से रिप्लेस करना हो तो वो पॉइंट की जो लोकेशन है उसको हम सेंटर ऑफ मास है। इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज बॉडी बाय ए पॉइंट। बड़ी किसी बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको बताया था, इट इंडिकेट पोजिशन ऑफ मास। इट इज नॉट ए मास, ये कोई मास नहीं है, ये केवल लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, उसकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, एंटायर मास ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास पर, पूरी की पूरी बॉडी कंसंट्रेटेड होती है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, इट विल हैव सेम ट्रांसलेटरी मोशन एज दैट, तो पूरी बॉडी का जितना जैसा ट्रांसलेटरी मोशन रहेगा वैसे ही सेंटर ऑफ मास का रहेगा। मैंने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के सेंटर ऑफ मास के बारे में आप लोगों को समझाया था, बिल्कुल फंडामेंटल। मैंने बताया था भाई, अगर कोई यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कोई आपका रेक्टेंगुलर बुक हो गई है, लेट इट दिस इज बुक, तो बुक का सेंटर ऑफ मास का होगा, जहां बुक का सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। ये मैंने रेक्टेंगुलर बुक ली थी जिसकी लेंथ L थी, जिसकी विड्थ B थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास हमारा कहाँ पर हो जाएगा बेटा। अगर मैं एक कोने को ओरिजिन मान लूँ तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में L/2 आपका x कोऑर्डिनेट रहेगा और B/2 आपका y कोऑर्डिनेट रहेगा। दिस विल बी सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को पोजीशन वेक्टर से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखना चाहें तो इसका पोजीशन कहाँ होगा, L/2i प्लस B/2j। ये आपके कोऑर्डिनेट x y z तीनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। हमने एक एग्जांपल और भी लिया था, मैंने कहा था भाई हमारी गोल रोटी है या कोई प्लेट है डिस्क जैसी होती है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अगर मैं मान लूँ बेटा यहाँ पर इसका ओरिजिन है तो इसके रेस्पेक्ट में r डिस्टेंस आ गया, r डिस्टेंस ऊपर, आपका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने आपको मराठी में भी लिख दिया था, सेंटर ऑफ मास कोई मास नहीं है, त्या एक पोजिशन है, ये एक पोजिशन है। सेंटर ऑफ मास कोई मास नहीं है, ये तो आपकी लोकेशन या एक पोजिशन है। ठीक, ये बातें हमारी होती है। मैंने एक टर्म बताया था बेटा, मास मोमेंट। मास मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मास मोमेंट को आपको ध्यान में रखना है कि बेटा मास मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान में रखना है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है। वेक्टर है तो सर इसकी डायरेक्शन होगी, डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन इसकी वही होगी जो सेंटर ऑफ मास की है। ठीक है, मतलब आपका पोजीशन उसकी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया r है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ r। और मास मोमेंट होता क्या है, इसका मैग्नीट्यूड पूछूं तो मास इनटू आपका r, मास की मल्टीप्लाई उसके सेंटर ऑफ मास का जो यूनिट वेक्टर है, नॉट यूनिट वेक्टर, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायमेंशन आपको पता ही है, एक मास है, आपका जो पोजीशन वेक्टर होता है या डिस्टेंस होती है उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला कितना L, तो ml हमारा फॉर्मूला आ गया था। हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था बेटा, पढ़ रहे थे हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल। मतलब डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब अलग अलग जगह पर आपका पार्टिकल्स रखे हुए हैं, मासेस रखे हुए हैं। ठीक, पॉइंट मासेस रखे हुए अलग अलग जगह पर। तो उस ऐसे सिस्टम का जिसमें एक से ज़्यादा पॉइंट मासेस हों तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। मैंने मान लिया कि भाई ये M1 मास है, कहीं ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है। जो रेफरेंस पॉइंट है या फिर कह दीजिए ओरिजिन, इससे इनका जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 r2 r3 r4 पर है, पोजीशन वेक्टर। ठीक, r2 r3 r4 इस तरह से है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका सेंटर ऑफ मास इन 4 पॉइंट से मिलकर के जो बन रहा होगा, इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहाँ होगी, तो मैंने बताया था भाई आपका जो फॉर्मूला होगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4 डिवाइड बाई टोटल पूरे सिस्टम का मास m1 प्लस m2 प्लस m3 m4। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बेटा ये भी है, समेशन से भी आपका सम को, समेशन का सिंबल होता है उल्टा ई जैसा दिख रहा है, इससे भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये बात हमने कल डिस्कस कर ली थी। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि भाई अगर 2 पॉइंट मास रखे हुए हैं, उनका सेंटर ऑफ मास देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी देखो मैंने ना यहाँ पे सारे वेक्टर लिए हैं, आई हैव टेकन दीज एज वेक्टर्स r1 r2 r3 r4। आप चाहें तो वेक्टर क्वांटिटी को हमने गैलीलियो की बात काइनेमेटिक्स में भी इस्तेमाल की थी, आप वेक्टर को x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिख सकते हो। तो आप चाहें तो सेंटर ऑफ मास के तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, y कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, z कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, वो भी आप लिख सकते हो। बताऊंगा कैसे लिख सकते हो। कल हमने एक एग्जांपल लिया था भाई, सपोज करो हमारे पास 2 मासेस हैं, एक m1 है एक m2 है। ये हमने एग्जांपल लिया था, मास m1 यहाँ पर रखा हुआ, m2 यहाँ पर रखा हुआ। क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1 एंड m2, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ, आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा उसी पर बेस्ड था। ठीक,
कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1 एंड m2। ऊपर भी मैंने यही बात बताई है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर, वही बात मैंने यहाँ पर बताई है बेटा। यहाँ पर जो बात बताई है मैंने कुछ और नहीं बताया था, इसमें यहीं पर यही बात बताई गई है। तो मैंने आपको एक फंडा दिया था कि यार कि आप ना इन सब चक्करों में पढ़ो कि यार ये m1 x1 इसमें तो बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। हमारे एग्जाम में टाइम ही कितना रहता है बेटा, हमें 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं लगभग 1 घंटे में, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ। और नीट में तो बेटा आपके 45 क्वेश्चन है, 45 + 5 है ना। तो आपके इतने सारे क्वेश्चन हमें रीड करने हैं, अटेम्प्ट जितना भी आपको हो सके उतना करना है। तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम रहता है, तो हमें थोड़ा जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो बेटा मैं जो कल बात बताई थी उस बात को मैं एक बार फिर से रिवाइज आपको याद दिला देता हूँ कि क्या कहानी थी और क्या फंडा था। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग जो भी क्लास ले रहे हैं आप सब चीज़ें रिवाइज करके आ रहे होंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको लिखना ज़रूरी है, आलस नहीं करना। कभी आप सोचें कि बैठ करके आराम से लेक्चर देख लें, पढ़ना ज़रूरी है बेटा। आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप अगर इस चक्कर में हो कि यहीं से सर PDF दे दो हम यहीं से रिवाइज कर लेंगे, नहीं होगा रिविज़न। जितना आप लिखोगे उतना आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी चीज़ें। तो लिखिए, आलसी मत बनिए, ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे कह रहा था बेटा, मैं इस एग्जाम्पल को फिर से रिवाइज करता हूँ। एक मास m1 इधर है, ये पॉइंट मासेस हैं, एक मास आपका m2 इधर है। लेट इट बी द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, इनके बीच की दूरी मैं कुछ मान लेता हूँ। लेट इट बी डिस्टेंस इनके बीच की r मान लो, l मान लो, आपकी मर्जी, कुछ ही मान लीजिए। चलो मैं r मान लेता हूँ। इसका मास है बेटा m1, इसका मास है m2। मेरा क्वेश्चन ये था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1। m1 से दूरी कितनी रहेगी सेंटर ऑफ मास की। मान लेता हूँ बेटा सेंटर ऑफ मास, लेट इट बी यहाँ पर लाई कर रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। टोटल इनके बीच का सेपरेशन है कितना, आप कहेंगे सर इनके बीच का सेपरेशन है l, ठीक है। हाँ जी सर, इनके बीच का सेपरेशन है l। चलिए, तो इनके बीच का सेपरेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का l है, बरोबर है सर। मैं कह रहा हूँ बेटा m1 से जो दूरी है l या r, जो आप लेना चाहें। कल हमने शायद एग्जाम्पल में r लिया था, आप r ले सकते हैं। मान लेता हूँ सेंटर ऑफ मास की दूरी मास m1 से, लेट इट बी दिस इज r1, और मास m2 से जो दूरी है लेट इट बी r2। तो मैं चाहता हूँ आप r1 और r2 की वैल्यू बताएं क्या आएगी। r1 और r2 की वैल्यू क्या आएगी वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो देखो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं अब अभी तो आपको सिंपल मेथड से करके दिखाऊंगा। देखो बेटा, मान लो मैं थोड़े लेट आपको सोल्व करने का बिल्कुल फंडामेंटल तरीका बता रहा हूँ, फिर आप चीज़ों को बदल सकते हैं। बाद में आप बदलते रहिए, 1-2 बार बताएंगे फिर आपको आदत हो जाएगी। बिल्कुल वैसा ही है ये जैसे आप बेटा 1st 2nd क्लास में होते थे ना, तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते थे, उंगलियों पर काउंट करते थे। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो नहीं करना पड़ता, बस वही है, प्रैक्टिस है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। मान लो बेटा मास m1 यहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ पर, ओरिजिन पर। इसके कोऑर्डिनेट है बेटा 0,0, ठीक है। m2 कहीं यहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ पर सर, यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी r थी, तो r,0 पर। हमारा जो फॉर्मूला वही इस्तेमाल कीजिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ r ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास के जो आपके पोजीशन वेक्टर है RCOM लिख देता हूँ। कहाँ पर होगा, आप कहेंगे सर फॉर्मूला, आप सब लोग उम्मीद कर रहा हूँ पीछे पीछे बोल रहे होंगे सर, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। हाँ जी सर, m1 आपका r1 क्या होता था, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट मास। इसका पोजीशन वेक्टर का आप कहेंगे सर 0 0 का मतलब तो 0i प्लस 0j होता है, यही तो मतलब है वेक्टर में। हाँ जी सर, प्लस m2 r2, m2 और उसका r2 का पोजीशन वेक्टर आप कहेंगे x में तो सर ri है, प्लस y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये तो टर्म मारा गया, ये तो 0 है दोनों के दोनों। हाँ जी सर, आंसर कितना आ गया, आप कहेंगे m2, ये तो 0 है, इंटू r इंटू आई डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये आ गया वेक्टर। और अगर वेक्टर का, मुझे तो डिस्टेंस चाहिए थी, डिस्टेंस क्या चीज़ है बेटा, आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो हमारा क्या होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है बेटा। ये हमारी दूरी किससे आ रही है बेटा, आपके मास m1 से, मतलब r1 ही r1 इक्वल टू कितना आ गया, m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई r, ये आ गया था। मैंने आपको फड्डा बताया था कि बार बार आप इस चीज़ को ना करें,
अगर R1 इतना है, जरा ध्यान से देखो, R2 कितना है, आप कहेंगे टोटल R में से R1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, टोटल R में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं इस हिस्से को, तो देखना R2 ही बचेगा कि नहीं। देखो जरा ध्यान से, R2 ही बचेगा। हाँ जी सर, R2 बचेगा। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे टोटल R में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मेरा आंसर मिल जाएगा। तो R माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई R, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो M2 से M2 मारा जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा M1 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई R। मैं आप लोगों को बता रहा था कि बेटा इन सब पचड़ों में नहीं पढ़ना हमें, तो सर हमें अगर केवल डिस्टेंस से पूछे यार, तो आप यू मस्ट यूज़ दिस फंडा। और ये कोई फंडा नहीं है यार, कोई फंडा वंडा नहीं है, सब कंसेप्ट से आती हैं चीज़ें। तो देखो जरा कैसे कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो दो मास रखे हों, एक ये रहा एक ये रहा, इनके बीच में दूरी लेटेड भी, इनके बीच की दूरी है R, डिस्टेंस इज R। तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, अगर इसका मास M1 है, इसका मास M2, अगर आप चाहते हो सेंटर मास सपोज करो यहाँ पर है, तो आप क्या करो, आपको M1 से दूरी चाहिए ना, हाँ जी सर, इसको आपने R1, तो आप क्या करो, दूसरे वाला मास ले लो। दूसरा मास मतलब आप M1 से दूरी देख रहे हो, तो दूसरा मास कौन हो गया, M2, यहाँ पर M2 ले लो, डिवाइड कर दो टोटल मास से। टोटल मास कितना, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे बेटा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से, R से। हाँ सर यही आ रहा, देखो ध्यान से देखो, देखो यही आ रहा कि नहीं, हाँ जी सर ये तो बढ़िया है। हम इतना लंबा चौड़ा उसके कोऑर्डिनेट देखें, इन सब चक्कर में पढ़ने से बढ़िया तो ये है बिल्कुल। इसी तरह से अगर आपको ये दूरी देखनी है R2, तो आप क्या करो, R2 इक्वल टू, इससे देख रहे हो ना, हाँ जी सर, तो दूसरा मास ले लो, दूसरे वाला मास ले लो, कौन सा, M1 लिख लो, M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और मल्टीप्लाई कर दो इनके बीच की दूरी से। देखो जरा आपका आंसर यही आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, ये रहा आंसर और ये रहा आंसर, बोथ आर सेम आइडेंटिकल। इस फंडे को आप ध्यान रखिए, फंडा नहीं है, कोई फंडा वंडा नहीं है, ये तो एक्चुअल कंसेप्ट है आपको, तो आप कंसेप्ट ही आप ध्यान में रखिए, ये हमारा कंसेप्ट है, बराबर। इसको आप लिख सकते हैं, आप सबको लिखना चाहिए, फटाफट से लिखते चले जाइए मेरे साथ साथ। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये सब आपने सबने लिख लिया है। ठीक, लोग किसी को लिखना बाकी है तो आप लिख लीजिए आराम से, धीरे धीरे। अगर किसी ने नहीं लिखा है, आप बिंदास आराम से लिख लीजिए, मैंने इसको स्मॉल कर दिया, आप लिख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा। अच्छा मैं ये कह रहा था बेटा, आप ना ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कंसेप्ट देखा है कि सर हम जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हैं वो आप हर बार यही लिखें, M1 R1 प्लस M2 R2, अब ज़रूरी नहीं है ऐसा लिखें, दिस इज़ नॉट एसेंशियल। क्यों सर, बेटा जो किसी भी चीज़ का पोजिशन वेक्टर है वो तो उसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट 3 हो सकते हैं। आप कहेंगे हाँ बात तो सही है सर, एक्स वाई जेड 3 हो सकते हैं, तो सर हम इसी को क्यों लिखें सर, ऐसा आप जो कह रहे हो। हाँ तो आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको ऐसे लिख सकते हो, जो आपके टीचर्स ने शायद आपको सिखाया होगा, आप इसको लिख सकते हो। जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 एंड सो ऑन। केवल आपको एक्स कोऑर्डिनेट लेने हैं, डिवाइड बाय आपका टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर आपको सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपका M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 एंड सो ऑन, और नीचे आपका टोटल मास।
इसी तरह से आपका जो जेड कोड, आपका सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट होगा, इट इज़ m1z1 प्लस m2z2 प्लस m3z3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई टोटल मास। ऐसे कुछ कहना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में बात आ गई है। इन छोटी छोटी चीज़ों को जो आप समझते चल जाओगे ना, इन्हीं से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बना लेंगे बेटा, अच्छी खासी बड़ी चीज़ें बना लेंगे इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग। आइए अब जरा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा राइज कर लेते हैं और क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी स्पीड थोड़ी मेंटेन करके चलिए, जो आप कोप अप कर सकें साथ में। क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। फाइंड द सेंटर ऑफ मास। किसका फाइंड करना है? एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका अपना एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। फाइंड दी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताता हूँ क्या है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है बेटा, एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन को मैं इधर ले आता हूँ लेफ्ट की तरफ। वी हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल लाइक दिस। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा है, और इसके तीनों हिस्सों पर आपके मास रखे हुए हैं। एक मास यहाँ पर है बेटा, एक मास यहाँ पॉइंट मास है। दिस इज m1, जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं m1 ओरिजिन पर। इसके कोऑर्डिनेट है बेटा 0 0, और m1 की जो वैल्यू है बेटा, m1 है आपका 2 किलोग्राम का। ठीक है, ये आपका m2 है इधर। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा आपके, आपको खुद से सोचना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मान लेता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड जो है बेटा a है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो a है मान लेता हूँ मैं। दिस ऑल्सो है, this is also a and this is also a। ठीक, ये आपका मास m2 रखा हुआ है, और यहाँ पर आपका मास m3 है। m3 का जो वजन है बेटा वो मान लेता हूँ मैं 3 किलोग्राम है। 3 किलोग्राम। m2 आपका बेटा 1 किलोग्राम का है। ठीक, कंसीडर m1, m2, m3 are placed on 3 vertices of an equilateral triangle of side A। और इक्विलैटरल ट्रायंगल बेटा मान लो कि ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। दिस इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। मैं कुछ ऐसी इसकी कहानी मान लेता हूँ। हाँ, ये लीजिए। ठीक है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। क्वेश्चन को कीजिए आप लोग, और जो भी आपके आंसर आ जाए मुझे बताते चलिए। किसी का आंसर आ गया तो बताइए मुझे।
ओके, आई गॉट सम आंसर आई गेस। ओके, पार्थ ज्वांजल नाम के बच्चे का आंसर आ गया। फटाफट से करो बेटा, इतना मत सोचो, आपको इतना मैथमेटिक्स आना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री होगा तो पहले जो आपका M3 है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो जरा। इसके कोऑर्डिनेट कहाँ पर होंगे? आप कहेंगे यहाँ से कुछ दूरी पर होगा और कुछ हाइट पर होगा। ए दूरी पर नहीं होगा। ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर होगा? आप कहेंगे सर A/2 पर। तो जो आपका M3 है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M3 सबसे पहले ज़रूरी है हमें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ M3 कहाँ पर होंगे? आप कहेंगे सर जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा बेटा? A/2। ऊपर की तरफ हाइट कैसे निकालें? या तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल आता हो, नहीं तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप सबको आती होगी। ये वाली दूरी बेटा A/2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A/2 है, दिस इज A/2। tan 60 कितना होता है? आप कहेंगे सर मैं साइड में कैलकुलेशन कर देता हूँ बेटा। tan 60 होता है, ये जो हाइट है जिसको आप y बोल रहे हो, इसको y कोऑर्डिनेट ऑफ M3 डिवाइडेड बाई A/2। tan 60 होता है बेटा √3। तो हमारी y की वैल्यू आ चुकी है √3 A/2। ये बात आपको वैसे ही पता होगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ये आप 10th क्लास में हर बच्चे को पता होता है। तो बेटा आपके √3 A/2, दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ M3। तीनों चीज़ें आ चुकी हैं, क्वेश्चन हो चुका है। देखो बेटा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर x कोऑर्डिनेट आपने हमें बता ही दिया है। अगर मुझसे कोई पूछे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, आप कहेंगे m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, तीन ही है इसमें, डिवाइड बाय आपका टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल सही है बात। तो आ जाइए जरा, m1 कितना था? आप कहेंगे सर m1 है आपका 2 किलोग्राम। ये लो 2। इसका x कोऑर्डिनेट आप कहेंगे सर x कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? 0। इसका x कोऑर्डिनेट कितना? 0। ये रहा, तो इसके 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस m2 कितना? 1 किलोग्राम। इसका x कोऑर्डिनेट कितनी दूरी पर होगा? आप कहेंगे सर यहाँ से a दूरी पर है इक्विलेटरल, तो a,0 विल बी इट्स कोऑर्डिनेट। तो बेटा आपका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? a प्लस, मैं सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट अलग निकाल रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट अलग निकालूंगा, z कोऑर्डिनेट अलग, क्योंकि इसमें यही पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में। प्लस m3 मास 3 किलोग्राम का, इसका x कोऑर्डिनेट कितना? सर x कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट है, ये रहा x कोऑर्डिनेट, दिस इज द x कोऑर्डिनेट, यानी कितना? आप कहेंगे सर A/2 डिवाइड बाई तीनों मासेस का सम। तीनों मासेस का सम 2 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। जो भी आंसर हो ये तो खत्म। यहाँ बचेगा a, यहाँ पर बचेगा बेटा आपका 3A/2, 3/2 यानी कि 1.5 है ना। चाहे ऐसे सम कर लो, 3 और 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 a ऊपर आ जाएगा, 2 और 3 5 और 1 6 यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से 5/12a ये आपका x कोऑर्डिनेट आ रहा होगा सेंटर ऑफ मास का। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से तो समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आ जाइए जरा, इसका y कोऑर्डिनेट देखें जरा। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आप कहेंगे सर फॉर्मूला m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। m1y1 मास m1 कितना? आप कहेंगे सर 2 किलोग्राम। इसका y कोऑर्डिनेट, सर इसका तो x और y दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट कितने? 0 हैं, दोनों के दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 हैं। ये रहा, कितना है? 0 प्लस m2 मास m2 का कितना? आप कहेंगे 1 किलोग्राम। इसका y कोऑर्डिनेट सर 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट ये लो, सेकंड वाला पॉइंट आपका y कोऑर्डिनेट होता है 0 प्लस m3 कितने किलोग्राम का? 3 किलोग्राम का। इसका y कोऑर्डिनेट आप कहेंगे सर ये तो हमने कैलकुलेट किया था बड़ी मशक्कत से, कितना? √3a/2, √3a/2 डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना? 2 किलोग्राम प्लस 1 और ये कितना? 6 आ गया बेटा। ये दोनों टर्म 0 होगी। ये कितना जगह? 3√3a/6 इंटू 2। 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा तो √3a/4 यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास होगा। समझ आ गई बेटा बात? या तो ऐसे लिख के छोड़ दो कि ये रहा y कोऑर्डिनेट एंड दिस इज x कोऑर्डिनेट। z को आपका z कोऑर्डिनेट हो गई नहीं, क्यों? आपका जो पूरा प्लेन है वो x, आपके जो सारे पॉइंट है वो xy प्लेन में ही है। तो सीधा मैं z ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना लिख दूं बेटा? 0, खत्म, सोचो मत। या तो ऐसे लिख के छोड़ दीजिए जो आपसे पूछा गया। अदरवाइज आपसे अगर पोजीशन आपसे लिखने को कहे कि r बताइए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आप लिख सकते हैं x कोऑर्डिनेट कितना बेटा? 5/12a
y कोऑर्डिनेट कितना, √3a/4 एंड z कोऑर्डिनेट इज 0. दिस इज द सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स. क्लियर है. हल्का सा मैथ्स तो आपको लगाने की आदत डाल लेनी है. जिसका भी है आप लोग का सही है, बाकी जिसने एरर किया आप लोग अपने देख लीजिए. मैं आपके आंसर चेक कर रहा हूँ जैसा. तो बेटा कुछ कुछ बच्चों के आंसर सही हैं, कुछ कुछ बच्चों के आंसर गड़बड़ हैं, काफ़ी सारों के गड़बड़ है बेटा. ठीक है. मैं पढ़ देता हूँ बेटा. मोहम्मद हफाज का सही आंसर, बहुत ही बढ़िया. गौरव गुल्हाने बेटा गलत कर दिया है. रेवत ने ठीक किया है. अब्दुल्ला बेटा √3a/5 कर दिया आपने. निधि चौहान बेटा आपका √3a/4 होगा. आराध्या का आंसर गड़बड़ है. अब्दुल्ला ने बाद में ठीक कर दिया. ठीक है. प्रेरणा का गड़बड़ है बेटा आंसर. प्रज्योत गड़बड़ है आंसर. अमितांशु का ठीक है. खंडारे श्री कृष्णा खंडारे आपका आंसर भी ठीक है. सर प्लीज़ आप स्लाइड स्टार्टिंग से दिखाओ. हाँ बेटा दिखा दूंगा मैं. ठीक है. जावेरिया बेटा मैं दिखा दूंगा आपको, बेफिक्र रहिए. स्लाइड स्टार्टिंग से दिखा दूंगा. आप लोग बेटा ऑन टाइम आया करो, लेट ना किया करो आप लोग. ठीक है. हाँ जी सर, समझ में बात आ गई. आ जाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए. ये सब वीडियो जो है बेटा मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको बाद में अवेलेबल करवा दूँ एट द टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम. अभी नहीं. अगर अभी मैंने आपको अवेलेबल करा दी यूट्यूब वगैरह पे फिर तो आप पढ़ोगे नहीं यहाँ. इसलिए मैं अभी अवेलेबल नहीं कराऊंगा आपको. जब आपके एग्ज़ाम वगैरह रहेंगे उससे 1-1.5 महीना पहले मैं आपको दिखा दूंगा सारी ये, तब आप देख सकते हो. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. कह रहा है फाइंड this center of mass, find the coordinates of center of mass. हल्का सा क्वेश्चन का लेवल हम धीरे धीरे राइज करते रहेंगे. चिंटू पिंटू क्वेश्चन ज़्यादा इनसे बात नहीं बनेगी. थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल और थोड़ा बेटा अपनी स्पीड बढ़ाइए. क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ाइए सो दैट आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर पाए. देखो बेटा सपोज करो ये आपका XY प्लेन है. ठीक है. और 3 फुटबॉल है मेरे पास. आइडेंटिकल फुटबॉल है, बिल्कुल एक जैसी. एक फुटबॉल मैं यहाँ पर रख देता हूँ ओवर हियर. एक फुटबॉल मैं यहाँ पर रख देता हूँ. बिल्कुल आइडेंटिकल है बेटा, एक जैसी फुटबॉल है, कोई चेंज नहीं है इनमें. एक फुटबॉल मैं इनके ऊपर रख देता हूँ, ऐसे रखी हुई है. XY प्लेन है ये. इसको आप XY प्लेन की तरह ट्रीट कर लें. दिस इज X, दिस इज Y. क्वेश्चन कह रहा है इफ 3 आइडेंटिकल फुटबॉल्स ऑफ मास m, मास में m मान लो, m each आर प्लेस्ड. ठीक है. सबका मास m है, आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसे हैं, सबकी रेडियस r मान लो. मास m एंड रेडियस r आर प्लेस्ड एज शोन. ये आपका बेटा ओरिजिन है. फाइंड करना है आपको सेंटर ऑफ मास. करो लीजिए.